A very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our next chapter of revision, that is solution. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो काफी इजी है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने के चांसेस कौन से, जो मोर इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपके दो टॉपिक है. एक तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में आएगी, और एक आपका वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है, अब इन चीजों को सीखने से पहले सडनली ये तो है नहीं कि बाद वाली चीज आपको आ जाएगी. इससे पहले हमें कुछ और टर्म्स सॉल्यूशन के बारे में जाननी होगी, वो हमें पता होगा तभी हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और जब सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो किसकी बात आती है भाई? कंसंट्रेशन टर्म्स और इन सब की बात आती है. सबसे पहले तो सॉल्यूशन ही क्या होता है यही माइंड में आता है. अब बेसिकली सॉल्यूशन आपका क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है. होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिनकी होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहे? आपकी सेम रहे. ठीक है, मींस होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जिनको सेपरेट करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है. आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. दीज आर, या बोल सकते हो कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स. ठीक है भाई, आपने दो से तीन चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आप उनको सेपरेट नहीं कर पाए सिंपल मेथड से. ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलोगे? सॉल्यूशन बोलोगे. ठीक है, ये तो बात हुई डेफिनेशन की. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में ही कि अब देखो इसके कंपोनेंट के बेसिस पे, भाई दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट बोला, एक कंपोनेंट से तो मिक्सचर नहीं बन सकता कि मैं एक ही चीज लूं. मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? दो की रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपके दो कंपोनेंट होंगे तो कैसा सॉल्यूशन होगा आपका? बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. तीन कंपोनेंट होगा तो टर्शियरी सॉल्यूशन. चार होगा तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन. ठीक है, बट आपके सिलेबस में क्या है? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन है. ठीक है, कि दो चीजें आपने क्या की है? मिक्स की है और एक सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जो दो कंपोनेंट है वो क्या होने चाहिए. ठीक है, मींस जो ये सॉल्यूशन है इसके कंपोनेंट मिनिमम, मैंने दो की बात करी, उससे ज्यादा कोई भी हो सकता है. उन दो में से एक चीज किसकी तरह काम करेगी? आपकी सॉल्वेंट की तरह. ठीक है, और एक किसकी तरह काम करेगी? सोल्यूट की तरह. एक चीज अंडरस्टूड, आपका सोलवेंट होगा ही होगा. ठीक है, अब बात करें कि कौन सोलवेंट और कौन सोल्यूट. तो सोलवेंट क्या होता है? जो क्या हो अमाउंट में क्या हो? लेस हो. जो क्या हो? लेस हो, वो आपकी क्या होती है? सोल्यूट होती है. जो लार्ज अमाउंट में होता है वो आपका क्या होता है? सोलवेंट. ठीक है, ये किसमें होगा? आपका लार्ज अमाउंट में. तो ये तो बात हुई सोल्यूट की और सॉल्वेंट की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5% NaOH है. ठीक है, अब 5% NaOH का मतलब क्या है जरा ये बताओ. 5% NaOH बोला तो इसका मतलब यही होगा कि आपका 5 ग्राम क्या होगा? NaOH होगा. और जो बाकी बच गया क्या? 95% वो क्या है? वाटर है. भाई इसमें क्या है? 5% आपका NaOH और 5% क्या हो आपका? वाटर. तभी क्या बनेगा? 5% सॉल्यूशन ऑफ NaOH बनेगा. और अगर मैं इसी को बोलूं 98% NaOH, तो इसका मतलब क्या है? भाई टोटल तो 100 है, 100 में से 98 हिस्सा किसका है? NaOH का. तो यहाँ पे क्या आएगा? 98% आपका क्या आया? NaOH. और आपका 5% क्या आया? वाटर मान लो, क्योंकि सॉल्यूशन सपोज करो मैं वाटर में बनाया.
अब मैं बात करूं, बताओ इनमें से कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सोलवेंट है। ठीक है, दिमाग में तो क्या आता है, वाटर है वो सोलवेंट की तरह काम करता है, बट यहाँ पे देखो 5% है, ये 95% है। सोल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर सोल्यूट की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, आपका सोलवेंट की तरह। इतनी बात समझ में आई। सेकेंड है 98% NaOH, ये ज्यादा है, 5% पानी कम है। पानी क्या हो गया इस टाइम पे, कम, तो पानी इस बार किस तरह से वर्क कर रहा होगा, एज ए सोल्यूट। ठीक है, और आपका NaOH किसकी तरह काम कर रहा होगा, सोलवेंट की तरह। इतनी बात समझ में आई। तो आपको बस ये चेक करना है किसकी अमाउंट ज्यादा है और किसकी अमाउंट कम है। जो कम होगा वो सोल्यूट और जो ज्यादा होगा वो सोलवेंट। ठीक है, अब देखो भाई, आपने सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिक्स किया और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। इन दोनों को मिक्स करके आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन की स्टेट कि वो कौन से फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, जो सोलवेंट की स्टेट होगी वही किसकी स्टेट होगी, आपकी सॉल्यूशन की स्टेट होगी। ठीक है, सपोज करो भाई आपने 5 ग्राम चीनी, ठीक है, 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व करी 100 ग्राम वाटर में, तो पानी की जो सॉल्यूशन बना वो कैसा नजर आएगा आपको, लिक्विड। इतनी बात समझ में। लेकिन मैंने कहा कि आपके पास 1 किलो चीनी थी, 1 kg शुगर थी, और आपने उसमें क्या डाल दिया भाई, 2-3 ml पानी डाल दिया, 2-3 ग्राम पानी डाल दिया, तो क्या वो चीनी लिक्विड स्टेट में आएगी, सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो सॉरी, सॉल्यूशन क्या लिक्विड बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस टाइम वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। तो आपको याद रखना है, जो चीज ज्यादा है वो क्या है, सोलवेंट है, और जो सोलवेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही किसकी स्टेट होगी आपकी सॉल्यूशन की स्टेट होगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब देखो भाई, हमें चेक करना है कि सोल्यूट कितनी अमाउंट में कितना है। भाई मैंने बोला सपोज करो 5 ग्राम शुगर है एक केस में 100 ml पानी में, फिर मैंने कहा आपके पास 15 ग्राम शुगर है वही 100 पानी में, बोलोगे सॉल्यूशन तो वही है। बट देखो यहाँ पे ये तो सेम हो गया, बट ये सोल्यूट की अमाउंट क्या है, डिफरेंट है। अब किस सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है ये हमें कौन बताएगा, ये बताएगा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म हमें क्या बताती है कि हमारे पास कितना सोल्यूट है, कितने सोलवेंट में है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है भाई, आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म एंड मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। वॉल्यूम मींस किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे, और मास मतलब मास पे डिपेंड करेगी। अब देखो जो वॉल्यूम है, आपको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेट करता है। भाई अगर वॉल्यूम लिक्विड है, आप टेम्परेचर ज्यादा अप्लाई करो तो लिक्विड क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो गई उसकी, कम हो गई। तो आप बोल सकते हो जो वॉल्यूम वाली टर्म्स है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इन सब की कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सपोज करो आपने 5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन बना के रखा, 5 ऐसे ले लो, 5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने ये बनाया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH का, तो वो तो टेम्परेचर के साथ क्या कर गया, वेरी कर गया। आपने तो अपने हिसाब से उसको बना के रखा, बट आप कुछ दिन बाद आए, ह्यूमिडिटी है, रूम टेम्परेचर भी वेरी करता है हमारा। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत वॉल्यूम वेपराइज हो गया। तो बताओ अगर सोलवेंट इवेपोरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली सोल्यूट की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मींस ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने लिखी है ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, तो हम इनको बेस्ट कंसिडर नहीं करते
टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। और ये वैल्यू क्या है, मास रिलेटेड, ये टेम्परेचर पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट। भाई टेम्परेचर का तो लेना देना होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कांस्टेंट तो होता नहीं है, वेरी करता है, कभी ठंडा हो जाएगा कभी गर्म। तो उस हिसाब से अगर आपने किसी सॉल्यूशन को बनाया अपने हिसाब से, तो आपने 5 नॉर्मल बनाया, 5 मोलर बनाया, बट कुछ टाइम बाद आपने देखा वो 5 मोलर बना ही नहीं, तो क्या वो अच्छी टर्म हुई, नहीं हुई। तो ये जो सारी टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। लिखने का तरीका V बाय V परसेंटेज, इसको बोलेंगे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी कौन सी टर्म थी आपकी, कैपिटल M। नॉर्मेलिटी कौन, N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, इन सब के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं वॉल्यूम जरूर आएगा, ठीक है। और ये क्या है, मास रिलेटेड, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी स्मॉल m, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m, ये ppm और ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो ये ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म है जो हमें अभी स्टडी करनी है 1 by 1। तो आप इनको नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं वेट बाय वेट परसेंटेज के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा, गिवन मास, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, गिवन मास मतलब किसका होगा, सोल्यूट का, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या आएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो ज्यादा है प्लस में जो कम है, दोनों का टोटल मास। वेट बाय वेट है तो वेट आपको पता है मास में होता है, तो दोनों का हम क्या लेंगे, मास लेंगे। और परसेंटेज कैलकुलेट कर, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर मैंने आपको ये लिख कर दिया 5 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉरी 5 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl मान। तो देखो भाई, जो वेट बाय वेट परसेंटेज है ये आपको क्या मिली है, 5% मिली है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अंदाजा लग रहा है NaCl बोला है, तो NaCl क्या होगा, ये सोल्यूट में 5% दिया है, सॉल्यूशन कोई मेंशन नहीं है, तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, आपका वाटर होगा। इतनी बात समझ में आती है, नहीं लिखा होता 5%, 5 वेट बाय वेट परसेंटेज NaCl इन दिस सॉल्वेंट, लिखा होता, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 5 ग्राम क्या था, NaCl था, ठीक है, वो आपने किस में डाला, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या होगा भाई, टोटल क्या होगा 100, और वेट बाय वेट है तो इसका वजन भी क्या होगा, ग्राम, 100 ग्राम वाटर में। 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर। आप चाहे तो अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लो, सेम उसी तरीके से। भाई मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आपका, भाई वाटर नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5/100 इंटू में 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा कितना, 5%, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपको क्या बोलूं कि आपके पास क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज है, सॉरी 10% वेट बाय वेट आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम आपका सोल्यूट, ठीक है, किसमें डिसॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वेट बाय वेट, तो दोनों का क्या आएगा, वेट किसका, सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया कि 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट बाय वेट। तो आपको ये क्या है, शुगर सोल्यूट है और आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट
सॉल्वेंट है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट, आपको वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम। फिर फॉर्मूले में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम और सोलवेंट कितना है? 100। तो टोटल कितना हो गया? 20 प्लस में 100 और फिर इनटू में 100। आप सॉल्व कर लो। 20 बाय 120, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 5 2 6 जा 100 बाय 6 परसेंटेज आ गया। पॉइंट्स में चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि आपको गिवन है 20 ग्राम NaCl सॉल्यूशन। आप ठीक है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में। आपसे पूछा क्या है? वेट बाय वेट। तो देखो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ। बेटा ये चीज याद रखनी है कि मास है, आप वेट बाय वेट फाइंड आउट कर रहे हो। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं मैं वो भी बताती हूँ। मास ऑफ क्या आएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेंगे? 20 ग्राम ये और 100 ml सॉल्यूशन देख लिया तो डायरेक्ट पुट क्या कर देते हैं? 100। बट यहाँ पे यूनिट चेक करो, आपको गिवन क्या है? ml गिवन है, वेट गिवन नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे सॉरी मास गिवन नहीं है, आपको क्या पुट करना है? मास पुट करना है। तो अब हम मास कैसे निकालेंगे? वो आपको गिवन है डेंसिटी सॉल्यूशन की इतनी है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। आपको मास चाहिए, वॉल्यूम आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.2 और वॉल्यूम आपका कितना है? 100। पॉइंट हटाओगे 10, 10 से 10 कितना आया? 120 ग्राम। किसका आया? सॉल्यूशन का। देखो ये 100 था ml में, बट ग्राम में कितना है? 120 है। तो आपकी वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 20। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 120 इनटू में 100। वही 10 से 10, 2 1 जा 2 6 जा, वही आंसर क्या आ गया? 100 बाय 6 परसेंटेज। तो काफी बार आपको इनडायरेक्ट तरीके से मास कैलकुलेट करना पड़ सकता है। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बताऊं तो आपका क्या होगा? देखो अब मास की जगह ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। जैसे वहां पे मास ऑफ सोल्यूट था, यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम में किसका होगा? सॉल्यूशन का। देखो ऊपर क्या है? सोल्यूट है, नीचे क्या है? सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो अगर मैंने क्वेश्चन में आपको गिवन दिया कि आपके पास NaOH है, एक्वस NaOH है 10%, NaOH सॉलिड होता है, तो आपको लिक्विड का एग्जांपल ले लो, इथेनॉल ले लो, HCl ले लो, एक्वस HCl। ठीक है, आपने HCl में पानी डाला हुआ है 10%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, एक्वस है, एक्वस दिया तो मतलब वाटर होगा, और HCl है 10% और मेंशन कर दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 ml HCl लिया है, किसमें? भाई वॉल्यूम वॉल्यूम टर्म है, तो क्या आएगा? 100 ml क्या आएगा? वाटर आएगा। सॉल्यूशन, वाटर तो सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे 100 ml क्या आएगा? सॉल्यूशन। अगर आपको वाटर के अमाउंट निकालनी है तो ये टोटल सॉल्यूशन है, ये आपका सोल्यूट है। तो आपको पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ये आपका टोटल 100 है, ये आपका कितना है? 10, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90। मतलब जब आप 10 ml HCl लोगे और 90 ml पानी लोगे तो आपका क्या बनेगा? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनेगा। इतनी बात समझ में आई? ऐसे आपका क्या है?
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब देखो ऊपर वेट है, नीचे वॉल्यूम है, तो इसका मतलब आपका सोल्यूट तो किस में होगा, मास में होगा, और नीचे आप सॉल्यूशन लिखते हो, टोटल लिखते हो, तो सॉल्यूशन किस में होगा, आपका लिक्विड में होगा, मतलब सॉरी एमएल में होगा। तो आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट में दूं, आपको दिया मैंने एक शुगर सॉल्यूशन है, ए sugar solution of 20% weight by volume। 20% आपको शुगर सॉल्यूशन दिया, अब आपको पता है शुगर किस में होगी, वाटर में होगी, तो इसका मतलब क्या है, आपने 20 ग्राम शुगर ली है, वो किस में है आपका 100 ml सॉल्यूशन में है, भाई सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ 20 ग्राम शुगर, फॉर्मूले में नजर आ रहा है, जब वेट बाय वेट दिया है 20 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन किस में है, वॉल्यूम में, वो किस में होगा 100 ml में, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी, अब हम इन्हीं दोनों टर्म्स से रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, तब तक आप ये कॉपी करो। स्टूडेंट्स देखो ये जो क्वेश्चन है ये दो परसेंटेज टर्म से रिलेटेड है, एक तो वेट बाय वॉल्यूम और एक वेट बाय वेट। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, और आपसे उसी सॉल्यूशन का क्या पूछा है, वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है। तो देखो आपको गिवन है 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 20 ग्राम शुगर वॉल्यूम है, तो किसमें होगी आपकी 100 ml सॉल्यूशन में होगी। इतनी बात समझ में आई। अब इधर देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज। फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में, भाई मास ही है तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, शुगर है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, शुगर लिख सकते हो, और इनटू में 100। तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, हमें 1 यूनिट मिल गई। मास ऑफ शुगर हमें कितना गिवन है 20 ग्राम, तो यहाँ आ गया 20। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन दिया, उसको क्या कर देंगे इनटू में 100। हमें क्या पता है, हमें ml पता है सॉल्यूशन का, ठीक है, जो किससे आया, वेट बाय वॉल्यूम से हमने फॉर्मूले से आइडेंटिफाई किया। और हमें क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास आपको निकालना है तो क्या बन जाएगा भाई, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25, और वॉल्यूम कितना है 100। पॉइंट घटाओगे नीचे 100 आएगा, क्या हो गया 125 ग्राम। भाई मास डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है, तो मास भी किसका है, सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए, तो कितना है आपका 125। तो इसको नीचे क्या कर दो 125, कैंसिल आउट कर लो और आंसर कैलकुलेट कर लो। तो आपका क्या आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। स्टूडेंट नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम इस सिंबल से लिखते हैं जिसको हम जेटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज करो आपके पास दो है A प्लस B, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जनरली आप याद रखना जो आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, जो मैं B रिप्रेजेंट करूंगी उसको मैं लिखूंगी सोल्यूट, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको, और A क्या रहेगा हमेशा हमेशा सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं बताऊंगी नहीं, B लिखा है तो इट मींस वो सोल्यूट है कम अमाउंट वाला है, A है सॉल्वेंट है ज्यादा अमाउंट वाला है। तो देखो मोल फ्रैक्शन, अब मैं बात करूं भाई आपके पास दो कंपोनेंट थे, ये क्या है टोटल सॉल्यूशन है A प्लस B। मैंने कहा आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। तो आपका क्या होगा फॉर्मूला, भाई फ्रैक्शन है तो एक हिस्सा अपॉन में टोटल हिस्सा, यही होता है फ्रैक्शन का मतलब। और नाम सजेस्ट कर रहा है फ्रैक्शन किसका है, मोल का,
ठीक है, तो फ्रैक्शन किसके होंगे, मोल के होंगे। किस, और आपसे पूछा किसका, ए का, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन में, भाई टोटल के हिसाब से फ्रैक्शन बताते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब देखो मोल्स ऑफ ए को, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो मैं क्या लिख दूं, एन ए लिख दूं, यहाँ पर क्या आएगा एन ए, और मोल्स ऑफ बी को क्या लिखूंगी, एन बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। अब ये मत कहना मैं मोल का फॉर्मूला भी नहीं पता, मोल का सबको पता है क्या होता है मोल, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, गिवन मास अपॉन में मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास वो मोल होता है। ऐसे आप ए के मोल कैलकुलेट करोगे, बी के मोल करोगे, तो फिर उसके बाद क्या करोगे, ए का मोल अपॉन में टोटल मोल करोगे, तो वो किसका आएगा, मोल फ्रैक्शन ए का। ऐसे मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन था। अब पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो देखो क्वेश्चन है, आपको 80 ग्राम NaOH सॉल्यूशन दिया और 72 ग्राम वाटर में, तो आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली बात आपको सबसे पहले इन दोनों के क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब मोल में किसका कैलकुलेट कर रही हूँ, NaOH का, तो NaOH का क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास NaOH का कितना होता है, सॉरी कितना गिवन है 80, और मोलिकुलर मास NaOH का कितना, अब वो तो सबको पता ही है कैसे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा NaOH का, भाई करोगे तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, टोटल कितना है 40, मतलब इसका मोलिकुलर मास कितना है 40। सॉल्व करोगे कितना आएगा 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आपको कितने 2 गिवन है, और यहीं पे फिर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फाइंड आउट करूँ, तो भाई गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, गिवन मास आपको कितना है 72, और वाटर का कितना होता है 18, कैसे भी 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो टोटल कितना आया 18 मोलिकुलर मास, तो कितना आएगा 4, मतलब 4 मोल्स किसके आपके वाटर। अब आपको पता है क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, NaOH कितना है 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 2/6 मींस 1/3, ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। यहीं पर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O की बात करूं तो कितना होगा 4 अपॉन में 2 प्लस 6 कितना, 2 प्लस 4 कितना है 6, तो 2 2 जा 2 3 जा, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 2/3। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तो क्या गिवन है, एक सॉल्यूशन गिवन है जिसकी परसेंटेज दी हुई है, कौन सी, वेट बाय वेट, किसकी, इथाइल अल्कोहल की। तो इस वेट बाय वेट से क्या पता लगा कि आपके पास इथाइल अल्कोहल, भाई इथाइल अल्कोहल क्या होगा, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, कितना है 46, वेट है तो क्या है ग्राम, और अब नीचे भी वेट है तो क्या होगा इन, मीन्स 46 ग्राम इथेनॉल है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई, इन वाटर लिखा है तो इथेनॉल और वाटर का वेट मिला के आपका कितना हुआ है 100 ग्राम। तो आपसे कोई पूछे वेट ऑफ मास ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर कितना हुआ, भाई 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप 46 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप 46 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैलकुलेट करो आपका कितना आएगा 54, ठीक है 54 ग्राम आपका कितना हुआ वाटर हुआ। तो आपसे क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो देखो आपको गिवन मास इथेनॉल का मिल गया, गिवन मास वाटर का, तो
तो इथेनॉल के पहले मोल्स कैलकुलेट करो, मोल्स ऑफ C2H5OH, गिवन मास कितना है 46। अब आपको कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल, जरा कैलकुलेट करो। कार्बन का कितना होता है 12 और 2 है तो 12 दूनी 14 24 हो गए। हाइड्रोजन 5 और 1 6 और ऑक्सीजन का 6 6 4 10 और 6 16 1 कितना आया 46 ही आया मॉलिक्यूलर मास। जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में सेम क्या आपको इसका मल्टीपल हो गया एग्जैक्ट वही उसका उतना ही वेट गिवन देते हैं ताकि वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। तो आपके पास मोल कितना आया 1 किसका इथेनॉल का। वही मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 15 और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 कितना है 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना आया भाई इसके मोल अपॉन में टोटल मोल 1 + 3 कितना आया 4 और यहाँ पर क्या आया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मोल कितने हैं 3 टोटल मोल कितने हैं 4 3/4। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है अब देखो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक दो चीजें और बताती हूँ। अगर आप देखो टोटल फ्रैक्शन क्या कभी 1 से ज्यादा हो सकता है नहीं हो सकता। इट मींस टोटल फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है तो देखो अगर आपके पास दो कंपोनेंट है A + B तो इनका मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर 1 के बराबर। अगर आपका सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलके बना है A + C तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ C किसके बराबर 1 के बराबर। ठीक है तो जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स का वो 1 होता है। ठीक है तो अगर आप एक किसी आपको पता है 2 ही कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे का क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन गलती से ये मत कर देना कि अगर 3 कंपोनेंट है आपने A का निकाल लिया और B का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर रहे हो नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा A का अलग निकालना पड़ेगा B का अलग C का निकालने के लिए इन दोनों का सम 1 में से माइनस कर दो। ठीक है तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन पार्ट खत्म होता है। आप इसको कॉपी करो। अब हमारी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी है जो हम कल की क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है आज जितने भी हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करी है इनके आपको क्या करने हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। स्टूडेंट्स जनरली यही लैक करता है। ठीक है उसको ये चीज समझ नहीं आती हो क्या रहा है तो मैंने आपको बहुत स्लो तरीके से समझाया है। ठीक है क्लास 11th में भी आपकी ये चीजें आई थी क्लास 12th में भी है। तो विच बुक यू हैव प्रैक्टिस फ्रॉम रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। ठीक है तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है और खासकर बाय वाले स्टूडेंट्स को तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।